यह जरूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर को रोशन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं 67th बीपीएससी पीटी का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें मैथ्स के 10 क्वेश्चन आए थे। उन 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। इसमें जो हमको सेट मिला था उस सेट में 41 नंबर क्वेश्चन था कि अनिल एवं सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेला यह काम करना पड़े तो वह लेगा। इंग्लिश में कहता है अनिल एंड सुमन टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days विच अनिल एलोन डू इन 20 days। इफ सुमन एलोन हैज़ टू डू दिस वर्क ही विल टेक। ऑप्शन दिया है 29 days, 30 days, 27 days, 28 days एंड नन ऑफ एबव एंड मोर देन 1, जो कि बीपीएससी का अपना सिग्नेचर है जिसमें बहुत सारा बवाल वर्तमान समय में चल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कहता है कि अनिल और सुमन मिलकर इसको 20 दिनों में कर सकता है और अनिल अकेला इस काम को, अनिल और सुमन मिलकर इसको 12 दिनों में कर सकता है और अनिल अकेला इसको 20 दिनों में कर सकता है। तो जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे होइएगा और भी बहुत सारा टाइम एंड वर्क का जो हम कंसेप्ट देते हैं, ये एलसीएम मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब 12 और 20, 12 और 20 का हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। अब इससे 12 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 12, 25, 60 5 टाइम्स में और 12, 30, 60, 12 3 जा 63 टाइम्स। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है अनिल प्लस सुमन और यहाँ है अनिल। तो अनिल प्लस सुमन में से अगर हम अनिल को घटा लेंगे तो केवल सुमन बचेगा। ये जो 5 यूनिट आया और 3 यूनिट आया, ये दोनों के मिल के इफिशियंसी है। मतलब अनिल और सुमन मिल के 5 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में और अनिल अकेला 3 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में। तो अगर हम इनके इफिशियंसी से अनिल और सुमन के इफिशियंसी से अनिल के इफिशियंसी को घटा ले तो हमको यह मिलेगा कि 5 - 3 करेंगे तो 2, यानी कि ये जो 2 यूनिट काम है यह सुमन अकेला करता है। और टोटल काम हमेशा एलसीएम हमको टोटल काम को बताता है, टोटल वर्क को बताता है। कुल काम इतना ही होता है जितना एलसीएम है, कुल काम इतना ही होता है, यही टोटल वर्क को बताता है, टोटल वर्क। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी से भागा दे देंगे तो हमको बड़ा आसानी से समय आ जाएगा। तो सुमन के लिए जो समय होगा 60/2 मतलब 30 days, 30 दिन लगेगा सुमन को इस काम को करने के लिए। और ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 30 दिन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन कहता है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं? इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 26 लाइक टू प्ले बैडमिंटन। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट one of 2 games. How many students like to play cricket and badminton? Both. अब क्या करना है, इसको तरह के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं। इसमें एक डायग्राम बनेगा क्रिकेट का, ये क्रिकेट को दिखाएगा, और दूसरा डायग्राम बनेगा बैडमिंटन का। ये जो डायग्राम है ये कंप्लीट आपको वैसे प्लेयर्स को बताएगा जो क्रिकेट खेलता है, और ये डायग्राम जो ये सर्किल आपको बताएगा कि वैसे लोगों का जो कि बैडमिंटन खेलता है। और इन दोनों से बाहर जो भी नंबर होगा जो कि दोनों में से कोई गेम नहीं खेलता है उसको बताएगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल को पसंद करते हैं, तो इसके बाहर कोई भी नहीं जाएगा। इसके बाहर कोई नहीं जाएगा। तो 34 बच्चा क्रिकेट खेलता है और 26 बच्चा बैडमिंटन खेलता है, तो कुल मिला के अगर हम जोड़ दें तो ये 60 होता है।
60 होता है, लेकिन दिया हुआ है कि कुल 55 विद्यार्थी है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हम इसमें से 55 को घटा लेंगे। इसका मतलब 5 वैसा विद्यार्थी है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, मतलब 5 यहाँ होगा, 29 यहाँ होगा और 20 यहाँ होगा। तो क्या हो जाएगा, 29, 5 34 और 21 55, मतलब कुल मिला के 5 विद्यार्थी होगा। तो यहाँ बीच वाला जो होगा दोनों खेलने वाला, ये जो है इससे क्रिकेट भी है बैडमिंटन भी है, तो दोनों खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा इसमें दिया रहता कि जो कि दोनों खेल नहीं खेलता है, दोनों में से कोई खेल नहीं खेलता है, तो हम क्या करते, कुल में से पहले उसको घटा लेते और उसको यहाँ लिख देते। अब इसको जो सब्सट्रैक्ट किए हैं 55 को, ये जब अगर घट जाता, अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता कि 5 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलता है, तो यहाँ पे हो जाता 5, तो हम इसमें से 50 को घटाते तो हमको आता 10, तो यहाँ पे हो जाता 10, यहाँ हो जाता 10, तो यहाँ हो जाता 24 और यहाँ हो जाता 16। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पहले भी हम पीपीएससी के में पूछे हुआ है और हम इसको सॉल्व किए हुए हैं अपने वीडियो में। अगर अभी भी थोड़ा भी दिक्कत होता हो तो आप उस वीडियो को भी देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। है कि वे दो प्राकृत संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 तथा वर्गों का योगफल 5200 है। ठीक है, व्हाट आर टू नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 2400 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 5200। तो क्या करना है, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन से उसको सॉल्व कर देना है। ऑप्शन से सॉल्व करना है तो इनका गुणनफल 2400 होना चाहिए। तो गुणनफल 2400 होने के लिए यहाँ 0 है, तो 0 होने के लिए 5 और 2 यूनिट डिजिट पे होगा, तभी इसका गुणनफल 0 हो सकता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में देखेगा कि यूनिट डिजिट पे 5 और 2 है, तो ये 0 होगा ही होगा। यहाँ देखेगा 0 0 है तो ये भी होगा, 0 0 है तो ये भी होगा, 0 0 है तो ये भी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमको एक ही 0 नहीं 2 0 चाहिए था, तो हम लोग इसको थोड़ा देर के लिए होल्ड रखते हैं, दूसरे से ट्राई करते हैं। 6 चौका 24, 2400 आ जाता है। 12 दूना 24, ये भी 2400 आ जाता है। 8 तिरका 24, ये भी 2400 आ जाता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी चांस है कि इसको भी गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन कहता है कि इनके वर्गों का योगफल 5200 होना चाहिए। तो वर्गों का योगफल, तो ये करेंगे तो 6 3600 और 3600 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 4 चौका 1600 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 दूना 12 और 3 1 4 1 5, तो ये 5200 आ रहा है। तो इसका मतलब पहले कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा है और सेकंड कंडीशन को भी ये वेरीफाई कर रहा है। अब पहला नंबर नहीं लिए, क्योंकि अब पहला नंबर यही इलिमिनेट हो जाएगा। जब हम 75 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा 5625। ठीक है, और यहाँ है 5200, तो इन दोनों को अभी इसमें 32 का स्क्वायर हमको ऐड करना है, तो केवल 75 का स्क्वायर ही 5625 हो जा रहा है। तो इसके आगे और जोड़ेंगे तो कभी 5200 होगा ही नहीं। उसी तरह से 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये 14400 हो जाएगा। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 5200 से बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 80 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। नन ऑफ एबव भी रहता है तो उससे हमको कोई विशेष मतलब इस तरह के सवाल में नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 6 से विभाज्य है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 4 5 एंड 6। इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाता तो हमको 4 5 और 6 का क्या करना है कि हमको 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 4 5 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो इस तरह से भागा देना है, 2 5 3। अब कोई कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेंगे, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 500 बटा 60 माइनस 100 बटा 60। अब इसमें जितना पार में ये डिवाइड होता है केवल कोसेंट हमको लेना है ना।
केवल भागफल हमको लेना है, बाकी रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 6 से इसको भागा देंगे तो 8 छक 48, 480 हो जाएगा। 8 माइनस 1 तो ये कितना आएगा 7। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब वैसा सारा नंबर जो 60 का मल्टीपल होगा वही 4, 5 और 6 से डिवाइड होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 100 से 500 के बीच में, 100 से 500 के बीच में 60 का मल्टीपल कौन होगा? 120 होगा, 180 होगा, 240 होगा, है ना। उसके बाद 300 होगा, 360 होगा, ठीक है। उसके बाद 420 होगा, 480 होगा, साथ ही डिविजिबल होगा, साथ ही होगा, और कोई तो उससे डिवाइड होगा नहीं। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर जो बड़ा वाला नंबर है उसमें भागा दे देते हैं, जो छोटा वाला नंबर है उसमें भागा देते हैं, और केवल कोसेंट को लेके हम लोग चलते हैं। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं रहता। कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। इन ए मिक्सचर ऑफ 70 kg द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इज 4:1। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन इट बिकम 6:1। तो आपको क्या दिया हुआ है कि 70 kg मिक्सचर दिया हुआ है। 70 kg मिक्सचर में दिया हुआ है कि बालू है, सैंड है और सीमेंट है। इसका जो अनुपात है वह है 4:1 में। मतलब 4:1 का मतलब क्या होगा कि अगर हम 5 kg मिक्सचर उठाएंगे तो उसमें 4 kg बालू मिलेगा और 1 kg सीमेंट मिलेगा। अगर हम 10 kg मिक्सचर उठाएंगे तो उसमें 8 किलो बालू और 2 किलो सीमेंट मिलेगा। अगर हम 15 kg मिक्सचर उठाएंगे तो 12 किलो बालू और 3 किलो सीमेंट मिलेगा। मतलब यह जो अनुपात है 4 किलो बालू और 1 किलो सीमेंट, अगर हम 5-5 kg का बोरा बना ले तो हर बोरा में यही अनुपात रहेगा। अनुपात कभी बदलता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 70 को 5 से भागा दे देंगे। अगर हमको 5-5 kg का बोरा बनाना है तो हमको क्या करना होगा, 5 से भागा देना होगा। 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 14 टाइम में कट जाएगा। मतलब 14 चौका 56, 4 से गुना करेंगे 14 में तो उसमें 56 किलो बालू है, और 1 में गुना करेंगे तो 14 kg सीमेंट है। 56 kg बालू है और 14 kg सीमेंट है। अब कहता है कि इसमें और बालू डालना है। इसमें कितना और बालू डाल दे कि यह जो रेशियो है ये 6:1 में हो जाए। तो इसमें कितना और बालू डाल दे कि यह जो रेशियो है ये 6:1 में हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, सीमेंट में तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। तो सीमेंट पहले भी 14 किलो था, अब भी 14 किलो रहेगा। मतलब इस एक का जो वैल्यू है ये तो 14 ही किलो रहेगा। तो इस 6 का वैल्यू 14 छक 84 किलो होना चाहिए। तब ना इन दोनों को जब हम अनुपात निकालेंगे 84/14 तो ये 6/1 आएगा। 1 का वैल्यू 14 kg फिक्स है तो 6 का वैल्यू 14 छक 84, 6 गुना 14 कर देंगे, 14 छक 84 हो जाएगा। और पहले से बालू यहाँ कितना है 56 किलो। तो इस 84 में से हम 56 को घटा लेंगे, 84 में से 54 को घटाएंगे, 8 6 14, 5 2 7, 28 किलो और इसमें हम अब बालू अगर डाल दे तो इसका जो रेशियो है इसका रेशियो 6:1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 28 kg हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 kg हो जाएगा। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किन दर पर बेचना चाहिए। शशि loses 25% by selling oranges at the rate of 150 per दर्जन। At what rate should she sell them to get a profit of 20%। तो क्या करना है कि 25% का घाटा हो रहा है ना। तो अगर कोई सामान 100 रुपया का है, अगर इसमें 25% का घाटा होता है, इसका मतलब 100 का 25/100 मतलब 25, 100 से 100 कट गया, 25 रुपया का घाटा होता है। तो इसका मतलब 100 रुपया के सामान में 25 रुपया का घाटा हो रहा है। इसका मतलब आपको 75 रुपया वापस मिल रहा है ना।
तो प्रतिशत का भी यही हिसाब किताब होता है। प्रतिशत अगर आप पढ़े होंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। तो अगर 100% कोई चीज़ है तो उसमें 25% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब 75% उसको रिकवर हो रहा है, 75% उसको रिकवर हो रहा है। और 25% का घाटा है कब? जब इन ऑरेंजेज को 150 रुपये पर दर्जन के दाम से बेचा जाता है। तो इसका मतलब 75% बराबर है 150 रुपया। अब कहता है कि आपको 20% का फायदा चाहिए। तो जिस तरह से 100 में 25% 75 आया, तो 100 में अगर 20% हम निकालेंगे फायदा के लिए तो जुटेगा तो 100 का 20% बराबर 20 रुपया होगा। तो इसका मतलब 120 रुपया होगा। तो इसका मतलब हमको निकालना है 120%। तो ये हो जाएगा 150 बटा 75 गुना 120, 240 रुपया। तो इसका मतलब इसको 20% लाभ के लिए 240 रुपये में बेचना पड़ेगा पर दर्जन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए 240 रुपया पर दर्जन के हिसाब से। आप चाहे तो क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का जो बेसिक फार्मूला होता है, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के फार्मूला पे भी विक्रयमूल्य बराबर जो दिया हुआ है उसमें प्रतिशत को पुट करके आप फिर उससे क्रयमूल्य निकालेंगे और क्रयमूल्य से फिर लाभ निकालेंगे, वो आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोहम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोहम्बस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि रोहम्बस जो होता है, रोहम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वह आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, है ना। तो रोहम्बस जो होता है इसी को बोलते हैं रोहम्बस, जिसमें चारों साइड बराबर होता है लेकिन चारों कोण 90 डिग्री नहीं होता है। मतलब अगर आप बोले तो एक वर्ग को अगर इधर से एक मुक्का मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये रोहम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो डायगोनल जो होता है वह 90 डिग्री पर काटता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायगोनल बड़ा होगा, एक डायगोनल छोटा होगा और ये बराबर बराबर कटता है, ये दोनों आपस में बराबर बराबर होता है। तो अगर इसका लंबाई 10 है तो इसका लंबाई 5 होगा, इसका लंबाई 24 है तो इसका लंबाई 12 होगा। और देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब यह हाइपोटेनस होगा या परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला से अगर इसको ओ ए बी सी डी मान लिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला से इन ट्रायंगल ओ ए बी में ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ए ओ का वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 बराबर 169। तो ए बी बराबर हो जाएगा √169 बराबर 13 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो लंबाई आया ये 13 सेंटीमीटर है। और चूंकि यह एक रोहम्बस है तो रोहम्बस का चारों साइड बराबर होता है, तो ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, और इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा। या आसान शब्दों में समझे तो परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे रोहम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, उसके सभी भुजाओं को मतलब बाहर का बाउंड्री जो होता है उसी को परिमाप बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 या 4 गुना 13, 13 चौका 52 सेंटीमीटर, यही इसका परिमाप होगा। और ऑप्शन नंबर डी 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 52 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो कमेंट करके बताएं। हम इससे पहले के सारे एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चंस इसी चैनल पर डाले हुए हैं, स्टैट्स के भी, मेंस के, जीएस पेपर 1 के भी क्वेश्चन इस चैनल पर डाले हुए हैं। और बीपीएससी की तैयारी के लिए यह सबसे अच्छा बेहतर है, जिसमें आपको मैथ्स और स्टैट्स के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे। अगला प्रश्न कहता है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को कब पार कर लेगी? इंग्लिश में है कि
A train of length 140 meter running at the speed of 60 km per hour and a dog running in the same direction parallel to the train at the speed of 18 km per hour, the train will cross the dog in. मतलब ट्रेन कुत्ते को कितना देर में पार कर लेगी। तो यहाँ एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है। ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है 140 मीटर। अब कहता है ये जो ट्रेन है ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक कुत्ता जो इसी दिशा में दौड़ रहा है वह दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। हम जानते हैं कि जब दो चीज़ एक ही डायरेक्शन में जाए या दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब जब दोनों चीज़ें एक ही दिशा में जाती है तो हम लोग को रिलेटिव स्पीड जो होता है दोनों को घटा के आता है, ये आ जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब यही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों के स्पीड को हम लोग को जोड़ना पड़ता है। अब हम जानते हैं ट्रेन के चैप्टर के कॉन्सेप्ट से कि ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा इस कुत्ता को पार करने के लिए। तो ट्रेन को अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करना होगा, इसका मतलब 140 मीटर का दूरी तय करना होगा, और रिलेटिव स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर होता है दूरी बटा 4। लेकिन आपको यह समझना है कि यह मीटर में है, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमको स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और मीटर प्रति सेकंड के लिए हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 5/18 गुना 42 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको चाल जो है वो सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आ गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको समय निकाल देना है। तो समय बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 140 और स्पीड है 5 गुना 42 और 18 ऊपर चला जाएगा गुना 18, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, 14 दहाई 140, 14 तिया 42, ठीक है, और 3 से 6 तिरका 18, 5 से 5 दूना 10, मतलब 6 दूना 12 सेकेंड। 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए 12 सेकेंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि 24 घंटा में जो घड़ी है ये 10 मिनट का टाइम गेन कर जाता है, 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो हमको सुबह को 6 बजे घड़ी को सेट किया गया, ठीक है। इंग्लिश में दिया हुआ है क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM, इट गेन्स 10 मिनट इन 24 आवर, व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 9 AM ऑन द नेक्स्ट डे। तो 6 बजे सुबह में घड़ी को सेट किया गया और अगले दिन 9 बजे सुबह में, 11 बजे सुबह में इस घड़ी को देखा गया, ठीक है। अगले दिन 11 बजे सुबह में इस घड़ी को देखा गया है। मतलब 6 से 6 24 घंटा और उसके बाद 5 घंटा और, मतलब 29 घंटा बाद घड़ी को जब देखा गया है तो घड़ी, मतलब 29 घंटा बाद घड़ी में 11 बज रहा है, तो एक्चुअल में उस घड़ी में कितना समय हो रहा है। और यह दिया गया है कि 6 बजे घड़ी को अगर सेट किया गया है तो अगले 6 बजे वो ऑटोमेटिक है कि 10 मिनट बढ़ जाएगा, क्योंकि ख़राब घड़ी है, वह हर 24 घंटा में 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसका मतलब 24 घंटा में अगर 10 मिनट आगे बढ़ जाता है तो यह 1 घंटा में कितना देर आगे बढ़ेगा, 10/24। तो यह 29 घंटा में कितना देर आगे बढ़ जाएगा, 10/24 गुना 29। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, और इसको गुना कर दीजिएगा तो 9 × 5 = 45 और 5 गुना 10 = 4 14/12। तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 दूना 24, उसके बाद
लगभग 12 मिनट, इसके बाद दशमलव आएगा, तो लगभग 12 मिनट पहले होगा, लगभग 12 मिनट पहले होगा। तो 11 बजे अगर घड़ी देखा जा रहा है तो 10:48 होना चाहिए। तो यहाँ आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 10:50 तो नहीं होगा, 10:54 तो नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है 10 बजे, नहीं होगा, चौथा ऑप्शन है 10:48, 48 मिनट पास्ट 10, 10:48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। दशमलव में है तो दशमलव के लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरा सुई आ जाएगा, मतलब दोनों सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, है ना, इसको समझना है कि ये घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी में 6, 5, 12, तो ये 12 पे होगा और ये 5 पे होगा, तब ये घड़ी का काम शुरू हुआ। तो इस यहाँ से यहाँ तक 150 डिग्री का कोण है। तो इस 150 डिग्री का कोण, इन दोनों सुइयों के बीच 150 डिग्री का कोण कितना देर में 0 हो जाएगा, बस यही हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मिनट का सुई जो है, मिनट का सुई 60 मिनट में एक बार पूरा घूमता है, और एक बार घूमने का मतलब है 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना देर में, 60 मिनट में, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाता है 1 मिनट में। घंटा का सुई, घंटा का सुई क्या करता है, घंटा का सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगा, 360/12 बराबर 30 डिग्री का कोण। 12 क्यों, क्योंकि 12 घंटा में घंटा का सुई पूरा कंप्लीट घूमता है। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 घंटा में 360/12 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा 1 घंटा में। तो 1 मिनट पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 30/60 मतलब आधा डिग्री का कोण बनाएगा। अब समझिए, मिनट का सुई 6 डिग्री आगे बढ़ेगा, घंटा का सुई आधा डिग्री आगे बढ़ेगा, मिनट का सुई 6 डिग्री आगे बढ़ेगा, घंटा का सुई आधा डिग्री आगे बढ़ेगा। मतलब दोनों मिला के इस एंगल के बीच में जो धीरे धीरे कम होना है 150 डिग्री को, वह किस रफ्तार से कम होगा, तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ता है, और घंटा का सुई एक मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के 6 में से आधा डिग्री को आप घटा लीजिएगा तो 5.5 डिग्री का कोण कम होता जाता है ना। उनके बीच का जो दूरी है वो 5.5 डिग्री कम होता जाता है, ठीक है, 5.5 डिग्री कम होता जाता है, क्योंकि अगर दोनों बराबर बराबर चलता तो एक साथ आगे बढ़ जाता। तो ये 6 डिग्री आगे बढ़ा, ये आधा डिग्री आगे बढ़ा, तो कुल मिला के 5.5 डिग्री का कोण धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कोण कितना कम होना है, 150 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 150 को 5.5 से, मतलब 5 × 10 = 11/2 से भागा दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो हमको देगा यह हमको बताएगा कि 300/11, 11 दूना 22, 22 8 80, 11 7 77, है ना, बच गया 3/11, मतलब 27 3/11 मिनट में वह जो एंगल 150 डिग्री का था यह 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए 5:27 3/11 मिनट में यह एक दूसरे के साथ हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चन को, पीटी के क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो होता है जो एक पैटर्न पे चलता है। अगर आप 5-7 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और केवल उतना ही समझ लेते हैं तो 10 में 10 नंबर आप मैथ्स में ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपके भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।